ट्रांसफर के अंदर अनस्टडी स्टेट को पढ़ेंगे। अनस्टडी स्टेट क्या होती है? जब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसी चीज का जीरो ना है। यहाँ पर आपकी कोई भी क्वांटिटी होगी, जैसे टेम्परेचर हो गया फॉर एग्जांपल, या हीट हो गई, या डेंसिटी हो गई, या वेलोसिटी हो गई। अगर किसी भी चीज का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो ना आए, अगर जीरो ना आए तो हम बोलते हैं वो चीज अनस्टडी स्टेट में है, और डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो वो स्टडी स्टेट में है। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है अनस्टडी स्टेट में? कंडक्शन इन ए सेमी इनफाइनाइट रीजन और सॉलिड। अच्छा, हमारे पास कोई भी एक सॉलिड है जो सेमी इनफाइनाइट है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी एक डायमेंशन तो फिक्स है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं, मान लो उसके एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो लेंथ है ना, उसके बारे में तो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बाकी दो डायमेंशंस जो है ना, वाई और जेड, वो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि हम उसके बारे में स्टडी नहीं करना चाहेंगे। उसके अलोंग हम हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब उस तरफ हमें मानेंगे कि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ना, वो हम पढ़ ही नहीं सकते, वो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कंडक्शन पढ़ना है। किसमें? सेमी इनफाइनाइट सॉलिड में। मतलब एक सेमी इनफाइनाइट सॉलिड है, उसके अंदर हीट जाएगी। कैसे जाएगी? कंडक्शन के थ्रू जाएगी। और जब कंडक्शन के थ्रू उसमें हीट जाएगी तो अनस्टडी स्टेट आएगी। उस अनस्टडी स्टेट को हमें पढ़ना है। क्या बोला मैंने? मेरे पास एक बॉडी है, जैसे क्यूबॉइड है फॉर एग्जांपल। मैं एक चीज उठा देता हूँ, जैसे मान लो यही डब्बा है। ठीक है, इसको आपने हीट दी बाहर से, हीट सोर्स लगा दिया, बाहर एक हीटर लगा दिया, इसको हीट दी। अब जैसे जैसे आप इसको हीट दोगे ना, तो यहाँ का टेम्परेचर चेंज होगा पहले, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का, धीरे 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 सारा टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब इस क्यूबॉइड का पूरा टेम्परेचर चेंज होगा, हीट किसके थ्रू जा रही है? कंडक्शन के थ्रू। हाँ हाँ, हीट सोर्स ने हीट दी है, लेकिन पूरे क्यूबॉइड में हीट कैसे गई? कंडक्शन के थ्रू। हीट जाएगी हीट सोर्स से कंडक्शन के थ्रू, और जब वो कंडक्शन के थ्रू हीट जाएगी सेमी इनफाइनाइट सॉलिड में, यही है सेमी इनफाइनाइट सॉलिड। जब सेमी इनफाइनाइट सॉलिड में हीट जाएगी तो अनस्टेडी स्टेट आएगी, और उसी अनस्टेडी स्टेट को मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें किसकी इक्वेशन यूज करेंगे हम? कंडक्शन की। कंडक्शन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन। नहीं पता है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लो। कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर पता है सर, कैसी बातें कर रहे हो? कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल जेड स्क्वायर क्यू जी बाय के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल डाउन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ही हम मॉडिफाई कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे पता लगा रिक्वायरमेंट? पता लग रहा है साहब, सेमी इनफाइनाइट सॉलिड बोल दिया, मतलब कोई भी दो डायमेंशन नेगलेक्ट कर दो। मतलब हम सिर्फ एक डायमेंशन पे फोकस करेंगे, हम सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग हीट ट्रांसफर की स्टडी कर रहे हैं। मान लो मैंने वाई और जेड वाली टर्म जीरो कर दी, मतलब ये यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी बात, अनस्टडी स्टेट है। अनस्टडी स्टेट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, मतलब ये वाली टर्म टाउ टाइम ही होता है। हाँ, इस ये वाली टर्म जीरो नहीं होगी, मतलब ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये भी टर्म एज इट इज रहेगी। अब बात आती है भैया जी इस पे, मैंने जिक्र कर दिया आपके सामने हीट सोर्स का। मैंने कह दिया यहाँ पे हीट सोर्स लगा दिया, वो इसको हीट सप्लाई कर रहा है जिससे इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आप कहोगे हीट सोर्स तो है, तो ये कैसे नेगलेक्ट कर दें, ये तो रहेगा। अच्छा, अरे नहीं ना बाबा, ऐसा नहीं होता। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ ले जाके। क्या मतलब? मतलब बेटा ये टर्म जब जीरो नहीं करेंगे जब हीट सोर्स बॉडी के अंदर होगा। जैसे क्यूबॉइड है फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्यूब है, अगर आपने उस क्यूब के अंदर रख रखा है ना हीट सोर्स, अंदर हीटर रख रखा है, तो इस टर्म को आप जीरो नहीं कर सकते। जब ये हीट जनरेट करेगा क्यूब के लिए, अगर ये क्यूब से बाहर ही रखा है तो इसने जो हीट जनरेट की वो क्यूब के अंदर थोड़ी ना जनरेट की। समझे? ये जो हीट जनरेट की टर्म होती है, ये आप तब यूज करते हो जब आपकी जो हीट सोर्स है, आपका जो हीटर है, वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो बाहर प्रेजेंट है तो जीरो मानते हैं इसको। समझ गए? यानी कि हीट सोर्स आप तब लोगे जब ये अंदर हो बॉडी के। ये तो क्यूबॉइड के बाहर ही गर्म में शुरुआत से ही, इसको क्या लेंगे? इसको भी हटा देंगे, ये भी जीरो है। तो अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी? कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा कल टी बाय कल टाउ। समझ गए? यानी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो क्यूबॉइड है ना, इसकी इस प्लेट के बारे में स्टडी करना, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में हमें पढ़ना है। समझ गए? बाकी दो को नहीं पढ़ना, और हीट सोर्स इसके जस्ट बाहर रखना है। ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, चीजें समझाता हूँ। अब मैं बाउंड्री कंडीशंस पर काम करने जा रहा हूँ, और देखो ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना टॉपिक, ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल। इसका नाम सिमिलरिटी मेथड भी है, इसका नाम सिमिलरिटी मेथड भी है, सिमिलरिटी मेथड। ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि टॉपिक हार्ड है, टॉपिक सिंपल है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बिल्कुल चीजें इतनी आसान है, आप देखना एक से एक चीज रिलेट होती चल जाएगी, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो सबसे पहले ये मैंने मान लो आपका जो फ्रंट व्यू है ना, जो ये फ्रंट व्यू मैंने आपको अभी दिखाया था, ये जो फ्रंट व्यू है ये बना दिया। ठीक है? अब इसके बारे में क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका जो एक एंड है वो x इक्वल्स टू 0 है, और एक एंड क्या होगा, x इक्वल्स टू इनफिनिटी। ठीक है? अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसका इनिशियली इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड का टेम्परेचर था Ti। इनिशियली मतलब जब टाइम 0 था, टाइम को मैं टाउ से लिख रहा हूँ हर जगह। ठीक है? क्योंकि इस इक्वेशन में भी टाउ है, तो मैं टाइम को हर जगह टाउ से लिखूंगा। इनिशियली का मतलब होता है जब टाइम शुरू नहीं हुआ है, टाइम 0 है। ठीक है? तो टेम्परेचर की कंडीशन में कैसे लिखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, टेम्परेचर कोमा लगा के लिखूंगा टाइम। टाइम क्या है, 0 अभी, अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब इनिशियली। और यहाँ लिखूंगा पोजीशन फॉर ऑल एक्स, एक्स लिख दिया, एक्स का मतलब है हर जगह, x इज इक्वल्स टू 0 पर भी, x इज इक्वल्स टू 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी, इनफिनिटी पर भी, हर जगह टेम्परेचर क्या है, Ti। ये मैंने माना है इनिशियली टेम्परेचर हर x पर, पूरी बॉडी पर इनिशियली टेम्परेचर, हर जगह हर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या है इनिशियली, Ti, टाइम 0 पर। ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक हीटर रख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ हीटर रखा, हीटर का टेम्परेचर मैंने माना बॉडी से ज्यादा है, सपोज बॉडी का 100 डिग्री सेल्सियस है, हीटर का टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। तो हीटर बॉडी को हीट देगा या बॉडी हीटर को हीट देगी? हीटर देगा हीटर। ठीक है? मतलब जो बॉडी थी वो हीटर से हीट ले रही है। अब तो जो इसका ये शुरुआत वाला इंडेक्स इज इक्वल टू 0, जैसे ही इसके पास हीटर रखोगे तो इसका टेम्परेचर तो वही हो जाएगा जो हीटर का, तो इसका टेम्परेचर 200 ही हो जाएगा ना एकदम से। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टाइम स्टार्ट हो गया, टाउ। टाउ क्या है, व्हेन द टाइम इज जस्ट स्टार्ट। टाउ क्या है, व्हेन द टाइम इज जस्ट स्टार्ट। और 0 का मतलब क्या है, टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनिशियली। ठीक है? एट x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर पोजीशन बताता हूँ बॉडी की। एट x इज, यहाँ पर मैंने क्या रखा बेटे, हीट सोर्स, जिसका टेम्परेचर था T नॉट। x इज इक्वल्स टू 0 पर जैसे ही मैंने हीट सोर्स रखा, तो इस हीट सोर्स ने x इज इक्वल्स टू 0 वाले पोर्शन का टेम्परेचर भी T नॉट कर दिया। कब, टाइम टाउ पर। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, T नॉट। ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में, इस कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट ही है ये। जिसको आ गया वो ये कर देगा, और जिसको ये समझ में नहीं आया ना, नहीं होगा। तो ध्यान से समझते चलो। और तीसरी कंडीशन क्या है, x इज इक्वल्स टू इनफिनिटी, मतलब बॉडी के क्यूबॉइड के एंड पर, टाइम टाउ पर टेम्परेचर क्या है, ये आप सोचो। टाइम टाउ पर x इज इक्वल्स टू 0 का टेम्परेचर तो T नॉट हो गया जो हीटर का था, लेकिन इनफिनिटी पर टेम्परेचर क्या हुआ होगा, क्या इनफिनिटी पर भी T नॉट हो गया होगा? अगर T नॉट हो जाता तो अनस्टेडी स्टेट ही नहीं आती, फिर तो हर जगह पर, मतलब यहाँ का टेम्परेचर कभी बदलना ही नहीं था, ना यहाँ का टेम्परेचर बदलना था, ना यहाँ का, हर जगह का टेम्परेचर सेम हो जाता। और अगर हर जगह का टेम्परेचर सेम हो जाता, तो मैं अगर हर जगह का टेम्परेचर का डेरिवेटिव निकालता टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तो कभी 0 आता ही नहीं, वो तो हमेशा ही 0 आता, सॉरी, कभी 0 के इक्वल, हमेशा 0 के इक्वल आता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 0 इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा मतलब स्टेडी स्टेट आई नहीं, और 0 के इक्वल आ रहा है मतलब स्टेडी स्टेट है। मतलब अगर यहाँ का टेम्परेचर भी T नॉट हो गया तो इसका तो सीधा इशारा ये है कि अनस्टेडी स्टेट आई नहीं रही, हर बार स्टेडी स्टेट आएगी, टेम्परेचर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 0 आ गया। कैसा होगा, क्योंकि हमें पढ़ना ही अनस्टेडी स्टेट है। कैसे ऐसे बताओ, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? चलो मैं एक इशारा देता हूँ, मैंने एक कमरे में खड़ा हूँ इस टाइम जैसे, तो उस कमरे के एक कोने पर मैंने एक हीटर रख दिया। इस कमरे का हीटर रखने से पहले टेम्परेचर था पूरे का 20 डिग्री सेल्सियस,
हीटर रखा, हीटर ने 50 डिग्री सेल्सियस से हीट छोड़नी शुरू करी, तो जिस कोने पे मैंने हीटर रखा उस कोने का टेम्परेचर तो हो गया 1 सेकंड बाद ही 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उससे जस्ट अपोजिट कोने का टेम्परेचर कितना होगा, उतना ही जितना रूम का पहले था 30 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस बोला है मैंने, 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि अभी तो हीटर वहां रखा है, अभी थोड़ी ना वहां का टेम्परेचर 50 कर देगा। तो इसका पहले टेम्परेचर टीआई था, अभी हीट सोर्स आपने यहाँ रखा है टी नोट, वहां का टेम्परेचर तो अभी भी टीआई होगा, है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, टीआई। अगला देखो, अब मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगी। वो मैं पैरामीटर जो डिफाइन कर रहा हूँ उस पैरामीटर वो मैं टेम्परेचर के, देखो ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है, ये इक्वेशन अभी यूज करेंगे। और वो जो पैरामीटर मैं डिफाइन कर रहा हूँ उस पैरामीटर की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, उस पैरामीटर को डिफाइन करते ही ये भूल जाना सारा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए ध्यान दे दो। वो पैरामीटर है थीटा, थीटा को मैंने डिफाइन कर दिया टी माइनस टी आई दैट इज बाय टी नॉट माइनस टी आई, ठीक है। अब जो मैंने डिफाइन कर दिया है, तो जैसे मैंने जिस जिस पोजीशन पर जिस जिस जगहों पर मैंने टी की वैल्यू निकाली ना, मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा। मतलब अब मुझे सबसे पहले थीटा की वैल्यू चाहिए कहां पर, फॉर ऑल एक्स, बॉडी के हर पार्ट पर, एक्स इक्वल टू 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, इन्फिनिटी पर भी, 0 पर भी। कब, जब टाइम 0 है, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा, देखो एक और बात ध्यान से सुन लो, टी क्या है, वेरिएबल। इस इक्वेशन में टी वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये किसी भी एक्स का टेम्परेचर है, एक्स इक्वल टू 0 का भी सकता है, 1 का भी सकता है, 2 का भी सकता है, 3 का भी सकता है। जहां का टेम्परेचर आपको पता हो ना जिस एक्स का, 1 का, 2 का, इन्फिनिटी, वही पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी थीटा की। टी आई क्या है, कांस्टेंट। टी आई तो मैंने पहले ही बता दिया था, बॉडी का टेम्परेचर, इनफाइनाइट सॉलिड का टेम्परेचर या क्यूबॉइड का टेम्परेचर है इनिशियली, जब टाउ 0 था। टी नॉट क्या है, हीटर का टेम्परेचर या हीट सोर्स का टेम्परेचर, एक्स इक्वल टू 0 पर जो रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा, लेकिन इसका 0 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब हर बार अगर इसमें वैल्यू मुझे पुट करनी है तो टी की पुट करनी है और किसी की नहीं पुट करनी, बाकी सब तो फिक्स है। इनकी इसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। किसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूं, टी की। अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग टाइम पर टी की वैल्यू अलग अलग आएगी, वही मैं पुट करूंगा यहां से, ये टी तो है। अब यहां पर टी की वैल्यू पुट करो जब हर एक्स पर, किसी भी एक्स पर जब टाइम 0 था, कितनी थी, हर एक्स पर जब टाइम 0 था टी की वैल्यू टी आई। यहाँ जब मैं टी आई डालूंगा बेटे, जब मैं यहाँ पे टी आई डालूंगा तो आप खुद देखो, ऊपर आइटम का टी आई माइनस टी आई 0, और नीचे कुछ भी है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाओ, कांस्टेंट आ रहा है, कुछ भी है। और ये तो पता ही है ना, टी नॉट टी आई से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ही आएगा और 0 नहीं आएगा। टी नॉट टी आई से ज्यादा क्यों है, अरे हीटर से हीट दे रहे हो बॉडी को, हीटर का टेम्परेचर है, हीट सोर्स का टेम्परेचर टी नॉट, अगर वो ज्यादा नहीं होगा तो हीट कैसे जाएगी हीट सोर्स से बॉडी तक, समझ गए। हाँ, कांस्टेंट आएगा, 0 को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 0 अपॉन कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। इन शॉर्ट मैं फिर से इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, दोबारा यूज करूंगा ऐसे। अब दूसरा, अब मैं इसके लिए निकाल दूं पहले थीटा की वैल्यू एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब टाइम स्टार्ट हो चुका था, कितनी आएगी, टेम्परेचर वैल्यू डाल दो टी आई, फिर से टी आई माइनस टी आई 0, टी आई था टी आई माइनस टी आई 0, 0 अपॉन कांस्टेंट 0 ही आएगा, समझ गए ये भी। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब देखो मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, इसका मतलब ये मैं समझना, ये मतलब कुछ नहीं करवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सब कुछ मैं भगा दूंगा जल्दी से, इसलिए ध्यान दे लो, ठीक है। और अगला, थीटा की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर जब टाइम 0 था कितनी आएगी, यहाँ टी नॉट पुट कर दो टी की जगह, टी नॉट माइनस टी आई, टी नॉट माइनस टी आई दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा, थीटा वैल्यू 1 आ गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान रखना कि टी वेरिएबल है और टी आई कॉन्स्टेंट है, टी नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ और इस पर काम करते हैं सब, ठीक है। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, थीटा
x इक्वल टू 0 पर 0 है, थीटा सॉरी x कोमा 0 पर 0 है, इन्फिनिटी टाइम टाउ पर 0 है, थीटा x इक्वल टू 0 पर टाइम टाउ पर 1 है। ठीक है, यही है ना सब कुछ। हाँ, अब बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब मैं जो करवाना चाह रहा हूँ वो है इक्वेशन क्या थी अपनी, जो मैंने कहा था याद रखना, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन अल्फा कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। ठीक है, और थीटा क्या डिफाइन कर रखा है बेटे, टी माइनस टी आई अपॉन में टी नॉट माइनस टी आई। ठीक है, अब मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं सीधा ये चाहता हूँ कि मेरे पास तो थीटा की वो है वैल्यूज, मतलब मेरा बाउंड्री कंडीशन थीटा की टर्म में है, बीसी व्हाट्सएप वाला नहीं है ये, बीसी जो है मेरे पास बाउंड्री कंडीशन जो है वो थीटा की टर्म में है, और ये इक्वेशन टी की टर्म में है, तो मैं इस इक्वेशन को थीटा की टर्म में बदल देता हूँ, मतलब जहां जहां टी है ना वहां थीटा लाना चाहता हूँ। कैसे लाऊंगा, इस रिलेशन के थ्रू। कैसे, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, टी नॉट माइनस टी आई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंस आया अलग अलग सम आया अलग अलग, ऐसे करते हैं ना, कर्ल टी बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल टी आई डिवाइडेड बाय कर्ल एक्स। देखो टी आई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये एज इज रहेगा, है ना, तो कर्ल थीटा बाय कर्ल एक्स क्या आएगा बेटे, 1 अपॉन टी नॉट माइनस टी आई, ये क्या बचेगा, कर्ल टी बाय कर्ल एक्स, ये तो जीरो होगा ना, तो इसको तो भूल जाओ, किसी में से जीरो घटाओगे तो वही चीज आएगी। ठीक है, पर अभी तो कर्ल टी बाय कर्ल एक्स आया खाली, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे तो इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूँ, कर्ल स्क्वायर थीटा अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर, ये टी नॉट माइनस टी आई तो कांस्टेंट है तो बाहर ही आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर टी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इस साइड ले आओ, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा बस, तो क्या होगा, टी नॉट माइनस टी आई, ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्ल स्क्वायर टी एक्स कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई, अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसमें क्या करना है, बस टेम्परेचर को टाउ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा को भी टाउ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोबारा कर दो, यहाँ कर दो, कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ, फिर से टी नॉट माइनस टी आई बाहर आ जाएगा, फिर से कर्ल टी बाय कर्ल टाउ माइनस कर्ल टी आई बाय कर्ल टाउ, टाउ टाइम है, ये चीज तो जीरो हो जानी है क्योंकि टर्म टी आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लो, एक्स के वाई के टाउ के फाई के जेड के किसी के रिस्पेक्ट में जीरो ही आएगा, तो ये टर्म फिर से जीरो हो गई, हटा दो, और मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको फिर से इधर ले आता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ इनटू टी नॉट माइनस टी आई इज इक्वल्स टू कर्ल टी बाय कर्ल टाउ। बस अब इसकी वैल्यू इसमें डाल दूंगा और इसकी वैल्यू इसमें डाल दूंगा। ठीक है, ये नोट कर लो दोनों वैल्यू, यही डालूंगा ऊपर। ठीक है, डाल रहा हूँ, ये क्या आएगा, कुछ नहीं, टी की जगह थीटा और टी नॉट माइनस टी आई, टी की जगह थीटा और टी नॉट माइनस टी आई, दोनों कट गए, बस सिंपल, कुछ नहीं हुआ, टी की जगह थीटा आ गया। ठीक है, जो इक्वेशन थी, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा नई इक्वेशन को, नई इक्वेशन मेरी आ गई है, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 बाय अल्फा कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ। अब ये नोट करके रखना, इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं इसका नाम, ये नोट करना है और ये नोट, मतलब नोट तो सारा ही करना है लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं तो मिटा दूंगा ना अभी। अब आगे चले, अब मुझे आगे क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन नहीं मिटाऊं, नहीं मिटा रहा, बाउंड्री कंडीशन एज इट इज रख देता हूं। अब मुझे एक और खेल खेलना है, कैसा खेल, गडरिये का खेल। ठीक है, गडरिये का खेल कैसा सी, देखो इक्वेशन क्या है बेटे, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया, बस ये जल्दी खत्म होने वाला है, 1 अपॉन अल्फा कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ। देखो बेटा जी, मैंने टी तो हटा दिया और थीटा तो ले आया, लेकिन अब मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन? नहीं, क्यों, एक तरफ वेरिएबल एक्स है एक तरफ वेरिएबल टाउ है, कैसे निकालूंगा यार मैं। आप अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वाई वाई एक्स एक्स, है ना, लेकिन यहाँ तो अलग अलग वेरिएबल है, तो इसी को सिमिलरिटी मेथड कहते हैं कि मैं दोनों के वेरिएबल को सिमिलर बना दूंगा। क्या करता हूँ, देखो मुझे यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि थीटा
थीटा किस किस का फंक्शन है? थीटा एक्स की वैल्यू चेंज होने पर चेंज होता है एक तो, और एक टाइम की वैल्यू चेंज होने पर चेंज होता है। तो थीटा इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाउ, पोजीशन एंड टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक ही वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ। एक्स और टाउ की जगह मैं क्या ले आता हूँ, ईटा, और ईटा की वैल्यू लिख देता हूँ एक्स अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ। मैंने एक, जैसे मैंने थीटा डिफाइन किया था टी माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी आई, कैसे किया, क्यों किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको करने से मैं अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पा रहा था। तो वैसे ही मैं ईटा डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स अपॉन वन रूट 4 अल्फा टाउ। कैसे कर रहा हूँ, कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन इससे फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, मुझे तो पता है, ठीक है। तो ईटा की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, एक्स अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ। अब मैं क्या करूंगा, मैं बस ये करूंगा, कर्ल ईटा की जगह भी मैं कर्ल टाउ की जगह भी मैं कर्ल ईटा ले आऊंगा, और कर्ल एक्स स्क्वायर की जगह में मैं कर्ल ईटा स्क्वायर लाऊंगा। मतलब एक्स को भी किससे रिप्लेस कर दूंगा, ईटा से, और टाउ को भी किससे रिप्लेस कर दूंगा, ईटा से। कैसे करूंगा, डिफरेंशिएशन का यूज करके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले, ये जो ईटा वाली टर्म है ना बेटे, इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ गया 4 अल्फा टाउ, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन 1 रूट 4 अल्फा टाउ। ये नोट कर लो, क्या नोट कर लो, कि कर्ल यहाँ लिख देता हूँ, कर्ल ईटा अपॉन कर्ल x क्या आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 4 अल्फा टाउ। ठीक है, ऐसे ही अब मैं एक बार तो ईटा को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, x के, अब एक बार ईटा को टाउ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, कर्ल ईटा अपॉन कर्ल टाउ। अब x भी कांस्टेंट है, ठीक है, टाउ को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ अल्फा की वैल्यू बताना क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है k अपॉन रो सी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, नहीं पता है तो पढ़ लो, उसमें सब पढ़ाया है, काम आएगा। ठीक है, अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या है, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी को जब मैं थर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करूंगा तो थर्मल डिफ्यूजिविटी आएगी। ठीक है, यहाँ इस अल्फा की वैल्यू बताइए बेटे, कोई नहीं, अभी इस पर फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ल ईटा बाय कर्ल टाउ की वैल्यू क्या आएगी, एक्स भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंडर रूट 4 अल्फा भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, टाउ, सॉरी टाउ आएगा 1 अपॉन में रूट टाउ बच गया, रूट टाउ मतलब टाउ की पावर 1/2। अब ये क्या करूंगा मैं, कर्ल बाय कर्ल टाउ है, टाउ की पावर 1/2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी। डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, ओ सॉरी इनटू में ये और लिख दो वरना कंफ्यूज आ जाओगे, क्या, x अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया x अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा, और ये है क्या, कर्ल ईटा अपॉन कर्ल टाउ। x नहीं है, ईटा है, और ये टाउ है, टाइम। डिफरेंशिएशन कैसे होएगा इसका, 1/2 आगे आएगा और 1/2 में से एक कम कर दूंगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, ये क्या आ जाएगा माइनस का 3/2, और जब माइनस का 3/2 नीचे आएगा, देखो मैं माइनस x अपॉन में 2 4 अल्फा ऐसे लिख देता हूँ, माइनस 1/2 को आगे ले आया बस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, टाउ की पावर माइनस 3/2 है ना, और जब ये नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, इसको ऐसे लिख दूं, टाउ की पावर 3/2, और 3/2 कैसे लिख सकता हूँ, टाउ की पावर 1 इंटू टाउ की पावर 1/2, है ना, 1/2 और ये भी 1/2 एक साथ मिक्स कर दूं, x अपॉन में अंडर रूट 4 अल्फा टाउ, और बच क्या गया 1 अपॉन टाउ इंटू 2 और आगे माइनस, या इसको माइनस 1/2 यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है, ये तो भैया जी ईटा की ही वैल्यू है, तो इसको ईटा ही लिख दूं, ये क्या आ गया माइनस ईटा बाय 2 टाउ, किसकी वैल्यू आ गई है, कर्ल ईटा बाय कर्ल टाउ की। कर्ल ईटा बाय कर्ल टाउ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ईटा अपॉन 2 टाउ। ठीक है, तो ये भी यहाँ लिख देता हूँ, कर्ल ईटा अपॉन कर्ल टाउ की वैल्यू आ गई माइनस ईटा अपॉन 2 टाउ। ये दोनों वैल्यू अब मैं यूज करूंगा, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ। सकरी चोट लेना तो कुछ देर से खींच लिया, 10 नहीं गिनता मैं, खींच लिया करो। बुरा मान गए आप, हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह पिता पिता है, अल्लाह पिता पिता, देखो बेटा
अब इसको मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको कर्ल ईटा से मल्टीप्लाई कर्ल ईटा से डिवाइड, ठीक है, कर्ल बोलते हैं इसको। मुझे किसकी वैल्यू पता है, कर्ल ईटा बाय कर्ल एक्स की, तो मैं एक्स को इसके नीचे ले जाऊंगा और ईटा को इसके नीचे ले जाऊंगा, कर्ल ईटा बाय कर्ल ईटा और कर्ल ईटा अपॉन कर्ल एक्स। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 3 को 4 से गुणा करूंगा, 4 को 3 से आएगा तो 12, तो इन दोनों को अदल बदल के लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ, पोजीशन चेंज। इसकी वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा, क्या आ जाएगी बेटे, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल टाउ की वैल्यू क्या है, ये क्या है, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल एक्स। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ। अब मुझे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मुझे तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, कर्ल अपॉन कर्ल थीटा लगा दूं आगे, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स होगी, ठीक है, तो कर्ल थीटा अपॉन कर्ल एक्स, इधर भी क्या आ जाएगा, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, यहाँ क्या है, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल थीटा, और ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लेता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ, ठीक है। अब फिर से मैं, अब अगर यहाँ मैं ईटा लिख दूं और ईटा से डिवाइड कर दूं, कर्ल ईटा से मल्टीप्लाई कर्ल ईटा से डिवाइड कर दूं, तो फिर से वही बात बन जाएगी। मुझे कर्ल ईटा बाय कर्ल एक्स की वैल्यू पता है, क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोलिए तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा कर्ल स्क्वायर ईटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है, ये एक्स है, ठीक है, अब मैं इसको कर्ल ईटा से मल्टीप्लाई करूँ, कर्ल ईटा से डिवाइड करूँ, ठीक है, अंदर तो कर्ल थीटा बाय कर्ल ईटा ही है, लेकिन मुझे इस टर्म की वैल्यू पता है, अगर मैं इन दोनों को बदल के लिख दूं, तो इन दोनों को बदल के लिख दूं, इनटू में क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मिटा दूं एक बार, ऊपर का समझ में आएगा आपके, बेटा जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसको और इसको अदल बदल के लिख दो बस, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर है ना, तो उसमें क्या करो, कर्ल बाय कर्ल ईटा कर दो और कर्ल ईटा अपॉन कर्ल एक्स कर दो, और यहाँ क्या है, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल ईटा, ठीक है, और यहाँ क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ, यही है ना। तो इसकी वैल्यू आपको फिर पता है, 1 अपॉन रूट 4 अल्फा टाउ, तो कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल बाय कर्ल ईटा इसके साथ लगा दो, कर्ल थीटा बाय कर्ल ईटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ, और एक पीछे था 1 अपॉन अंडर रूट 4 अल्फा टाउ। आपको पता होगा ना, रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाता है, बेस सेम पावर ऐड, 1/2 में 1/2 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 अल्फा टाउ आ जाएगा, सिर्फ रूट कट जाएगा ना, तो एक बार लिख दो खाली, ये क्या आ गया, 1 अपॉन में 4 अल्फा टाउ, और ये क्या हो जाएगा, जब इसको मैं आगे लेके जाऊंगा तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल ईटा स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या आ गया, 1 अपॉन में 4 अल्फा टाउ। देखो इसकी वैल्यू मैं ईटा स्क्वायर करके लिया है, मैंने कहा था ना मैं एक्स की जगह ईटा स्क्वायर ले आऊंगा, ले आया ना, ऐसे ही मैं यहाँ पर टाउ की जगह भी ईटा ले आऊंगा, देखो अभी, तो ये वैल्यू नोट कर लो, ये मैं साइड में लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूं, इसको काट के यहाँ लिख देता हूँ, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 4 अल्फा टाउ कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल ईटा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फिर क्या करूंगा, वही जो मैंने इसमें करा है, कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ लिखूंगा और फिर कर्ल ईटा से मल्टीप्लाई कर्ल ईटा से डिवाइड, फिर से वही करूंगा, कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ है। अब मैं क्या करूंगा, यही लिख लिया ना ये चीज, अब मैं इसको क्या करूंगा बेटे, कर्ल ईटा से मल्टीप्लाई कर्ल ईटा से डिवाइड, इन दोनों को अदल बदल के लिख दूंगा, कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल ईटा और कर्ल ईटा अपॉन कर्ल टाउ। इस टर्म की वैल्यू मुझे पता है, लिख दूंगा, कर्ल थीटा बाय कर्ल टाउ, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल ईटा, वो क्या आ जाएगा, माइनस ईटा अपॉन 2 पाई, ठीक है, समझ गए। ये बस कुछ नहीं करा, इसकी वैल्यू भी लिया है, इसकी जगह ईटा लिया है, अब ये दोनों वैल्यू, इसकी वैल्यू जो आई है ये वाली, ये इसमें डाल दूंगा, और इसकी वैल्यू जो आई है इसकी ये वाली, ये भी इसमें डाल दूंगा,
तो क्या होगा देखो, बस लिख दो इसकी जगह, इसी इक्वेशन में डाल दो दोनों वैल्यू, ये वाली भी बेटे और ये वाली भी डालना है। एक बार लिख देते हैं 1/4 अल्फा टाउ कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल ईटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/अल्फा कर्ल थीटा बाय कर्ल ईटा इनटू में माइनस ईटा अपॉन में 2 टाउ। ठीक है, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, टाउ से टाउ कैंसिल, टके टके, और 2 दूनी 4, ये भी कट गया। अब इस ये जो 2 बचा है ना, इसको इधर करके मल्टीप्लाई में ले जाओ। क्या मतलब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, इस 2 से 2 कट जाएगा ना, फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल ईटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। आगे आगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -2 ईटा, ये 2 जो मल्टीप्लाई में अपॉन में कर्ल थीटा बाय कर्ल ईटा। अब इसको इधर लाऊंगा बराबर से, तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 ईटा कर्ल थीटा अपॉन कर्ल ईटा इक्वल्स टू 0। ठीक, बस अब बस मुझे इस डिफरेंस, देखो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दोनों वेरिएबल है वो सेम है, ऊपर के भी नीचे के भी। अब ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बस क्या ध्यान रखना है, अब मुझे बस एक तो बाउंड्री कंडीशन ध्यान रखनी है और एक ईटा की वैल्यू, बाकी सब चीजें जाएं गायब हो जाए, उनकी कोई जगह नहीं। ठीक है, अब मैं बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को याद करूंगा और इन बाउंड्री कंडीशंस को, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटे, कर्ल स्क्वायर थीटा बाय कर्ल ईटा स्क्वायर प्लस में 2 ईटा कर्ल थीटा बाय कर्ल ईटा इक्वल्स टू 0, यही है ना। हाँ ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर्ल थीटा बाय कर्ल ईटा को y पुट कर रहा हूँ। इसको कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ, और इसकी जगह y डाल देता हूँ, इसकी जगह भी y डाल देता हूँ। ये समझ में आ गया, ज्यादा जल्दी हो गया, आ गया ना। हाँ वेरी गुड। और ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, देखो मैं बता देता हूँ खोपचे में, ये है खोपचा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देख लो, एक बार में आ जाएगा। ऐसा होता है बेटा, देखो dy अपॉन dx प्लस p प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये p जो होता है ना, ये नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन होता है x का। जैसे ये 2 ईटा है ना, ये p है, ये किसका फंक्शन है, ईटा का। ठीक है, जो जिससे डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसी का फंक्शन y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये dx है, पी वाई, क्यू भी x का ही फंक्शन होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसका आंसर कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है, IF e की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, मतलब e लिखो, उसके पावर में इंटीग्रेशन लगाओ, फिर पी डी एक्स लिख दो। ये जो p है ना, p, इसका इंटीग्रेशन लिख दो, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c और लिख देते हैं बस। मतलब ये q जो है ना, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ये जो आया है, और उसके आगे इंटीग्रेशन लगा दो, प्लस कोई भी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आंसर आता है। अभी मैं इसके थ्रू समझा देता हूँ। पहले क्या करना है, पहले यहाँ से देखो p की वैल्यू है 2 ईटा, q की वैल्यू है बराबर वाली 0। ठीक है, रिलेट कर लो, p की वैल्यू 2 ईटा, q की वैल्यू 0, ये समझ में आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन में p क्या है 2 ईटा इंटू डी ईटा। ठीक है, करना है इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और ईटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ईटा स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया e ईटा स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। आंसर क्या आएगा, y इंटू ई की पावर ईटा स्क्वायर, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, ये लिखना है। थोड़ा सा साफ कर दूं, ये क्या आएगा बेटे, ये आएगा y इंटू ए की पावर ईटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन q क्या है 0 इंटू ये ईटा प्लस c, ये तो चीज 0 हो जाएगी, y इंटू ईटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c।
और दोनों तरफ ईटा स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से तो कट जाएगा और यहाँ ईटा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर प्लस किया तो क्या आ जाएगी माइनस का, तो c इंटू माइनस ईटा स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू क्या है, ये लगा दूंगा यहाँ बराबर में, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो इस वाले क्वेश्चन को ये सारा मिटोड़ दे रहा हूँ। कैसे लिखूंगा, कर्ल थीटा अपॉन कर्ल ईटा इज इक्वल टू सी e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, ईटा को इधर ले जाऊंगा क्योंकि ईटा का वेरिएबल उधर है, थीटा को इधर रहने दूंगा, बस ये कर्ल ईटा है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लूंगा, थीटा की वैल्यू जब x 0 था, थीटा की वैल्यू जब x 0, एक है वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन x इज 0 एंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी x के लिए। ऐसे यहाँ वैल्यू ऑफ नीटा व्हेन x इज 0, x को 0 पुट करोगे तो ईटा की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट करो x को 0, जब x को 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन में 4 अल्फा टाउ, तो 0 किसी से डिवाइड करो 0 आएगा, तो ईटा की वैल्यू जब x 0 है तो क्या है 0। ईटा की वैल्यू किसी भी x के लिए क्या आएगी, ईटा किसी भी x के लिए तो यही वैल्यू है ना, ईटा ही, x एट एनी x वैल्यू ऑफ ईटा इज ईटा, बस इंटीग्रेट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका तो इंटीग्रेशन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू x 0 पर, थीटा की वैल्यू किसी भी x पर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि इसको मैं अभी बदल दूंगा 1 मिनट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा x माइनस थीटा जब x 0 था, x 0 पर थीटा की वैल्यू क्या है 1, यही है ना x 0 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और इधर क्या है 0 से ईटा, बस खत्म हो गया बेटा, e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा या कर्ल ईटा, ठीक है। ये 1 आएगा माइनस का, थीटा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0 से ईटा c e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर कर्ल ईटा, ये भी कर्ल ईटा ही है, ठीक है। अब माइनस 1 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस 1 हो जाएगा, बस इसको ऐसे लिख दूंगा प्लस 1, ये है। अब इसके अंदर मुझे बस एक छोटा सा चेंज करना है, वो क्या करना है, मैं 1 मिनट में बदल देता हूँ, ये भी उड़ाओ, ये सब उड़ाओ, बस ये रखो। ये क्या है बेटे, ये है वैल्यू ऑफ थीटा एट एनी एक्स इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 0 से ईटा सी e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा, ठीक है। अभी c को है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2 अपॉन रूट पाई से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, रूट पाई से मल्टीप्लाई और रूट पाई से डिवाइड, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इतना जो टर्म है ना इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, इस रूट पर जो टर्म है ना, देखो आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात है, 2 अपॉन रूट पाई इंटू 0 से ईटा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा या कर्ल ईटा, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं एरर फंक्शन ऑफ ईटा, ERF ऑफ ईटा। ऐसे मान लो यहाँ x होता लिमिट में, यहाँ भी x होता, x स्क्वायर माइनस का यहाँ भी x होता, तो यह था ERF ऑफ x, यहाँ z होता, यहाँ भी z होता, यहाँ भी z होता, यहाँ भी z होता, तो यह था ERF ऑफ z, एरर फंक्शन ERROR, एरर फंक्शन ऑफ ईटा, एरर फंक्शन ऑफ z। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ ये, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज बच जाएगी, ये चीज उड़ जाएगी, c भी बच जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख दूंगा थीटा एट एनी x इज इक्वल्स टू में 1 प्लस c, ये मल्टीप्लाई में लियो रूट पाई बाई 2 इंटू ERF ऑफ ईटा। और याद रखना एरर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी पर, और वो कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। वैसे तो हर बुक में टेबल दी होती है एरर फंक्शन की, ठीक है। अब देखो, अब मैं बस बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाऊंगा कि जब मेरा थीटा 0 है, किसी भी x पर मेरा थीटा 0 है ना, x पर टाइम 0 पर 0 है, टाइम 0 पर मेरा थीटा क्या है, किसी भी x पर 0, यहाँ पर जब मैं टाइम 0 पुट करूंगा तो थीटा कितना आएगा, टाइम 0 टाउ को 0 पुट करके देखो, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर x आएगा और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या आता है इन्फिनिटी।
यानी ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी किसी भी एक्स पर टाइम जीरो पर जीरो। तो 1 प्लस सी रूट पाई बाय 2 एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू होती है एरर फंक्शन की 1। तो 0 1 प्लस सी रूट पाई बाय 2 इंटू में क्या आ जाएगा 1। अब 1 को इधर ले आऊंगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का हो जाएगा सी इंटू रूट पाई बाय 2, दोनों तरफ 2 अपॉन रूट पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, रूट पाई से रूट कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस 2 अपॉन रूट पाई। ये किसकी वैल्यू आ गई सी की, कांस्टेंट की, वो यहाँ डाल देता हूँ इसमें सॉरी ये इसी क्वेश्चन में डाल देता हूँ, सी की वैल्यू डालना जरा क्या आएगा, देख लो डाल के, माइनस 2 अपॉन रूट पाई है थीटा एट एनी एक्स 1 प्लस सी के लगा है माइनस 2 अपॉन रूट पाई इंटू रूट पाई बाय 2, बस सी की वैल्यू डालिए, ये तो एच डी जाएगा पीछे का ई आर एफ ऑफ ईटा, रूट पाई से रूट पाई 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस आ जाएगा बस, थीटा एट एनी एक्स 1 माइनस ई आर एफ ऑफ ईटा। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये क्या है फाइनल रिजल्ट। और एक बात और ध्यान रख लो, यही है वैसे फाइनल रिजल्ट यही है, और 1 माइनस ई आर एफ ईटा जो होता है ना, उसे लिख देते हैं ई आर एफ सी ईटा, बस सी और लिख देते हैं। अब देखो इसको एक बार इधर लाना, इस वाले टर्म को इधर लाना, क्या होगा, ये सब मिटा दो एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए रुको, फिर भी ये सब मिटा दो, देखना 1 माइनस ई आर एफ ईटा, इसको भी इधर लाऊंगा तो ये करेगा माइनस ई आर एफ सी ईटा इज इक्वल्स टू 0, इसको उधर लेके जाना, इस वाले टर्म को 1 माइनस ये बच जाएगा ई आर एफ सी ईटा इज इक्वल्स टू ई आर एफ ईटा। अब देखो 1 माइनस एरर फंक्शन सी ईटा होता है, और 1 माइनस एरर फंक्शन ईटा एरर फंक्शन, मतलब ये दोनों टर्म जो है ना एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं, ये इसकी देखो ये इसकी जगह चली गई, ये वाली टर्म इसकी जगह नहीं आ गई, और ये इसकी जगह आ गई इस फंक्शन में, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ध्यान से देखो, बस क्या हुआ इन दोनों की जगह पलट गई, मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, बस ये बता रहा था, मतलब इसको यहाँ यूज हो सकता हूँ ई आर एफ सी ईटा, ये मेन रिजल्ट है, ये क्या है मेन रिजल्ट, थीटा एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एरर फंक्शन ईटा या ई आर एफ सी ईटा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ना, अब कुछ बुक्स आगे भी पढ़ा देती है इसमें, तो अगर आप चाहते हो कि मतलब थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहते हो, तो कोई अगर आप चाहते हो तो पढ़ लो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो आगे वीडियो को, जैसे कि बी के दत्ता है उसमें दे रखा है विनय के दत्ता, अजी सर विनय के दत्ता में क्या दे रखा है, अरे जो ही तो पढ़ा रहे हैं जो दे रखा है, रुको अगर पढ़ना है तो रुको, बस उसमें क्या है एच और के में रिलेशन निकाल रखा है, सेमी इनफाइनाइट सॉलिड के लिए एच और के जो होते हैं ना, एच और के हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन और थर्मल कंडक्टिविटी या हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्शन, के और एच में रिलेशन निकाल रखा है, करना है करवा देते हैं, देखो 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 क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े, देखो क्यों क्या लगे आती है बेटा, हीट लॉस माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, और क्या होती है एच ए डेल्टा टी, ठीक है, ए से ए कैंसिल, क्योंकि वैल्यू क्या आ गई माइनस के डी टी बाई डी एक्स एच डेल्टा टी, है ना, मान लो x इक्वल टू 0 पर निकाल रहा हूं मैं, क्यों हीट लॉस कहां निकाल रहा हूं x इक्वल टू 0 पर, तो अब मुझे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, कब जब x 0 है, मुझे ये चाहिए, तो इसका खेल मैं कैसे खेलूंगा, इसका खेल मैं खेलूंगा थीटा से, ठीक है, हाँ मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने अभी थीटा निकाला है ना, थीटा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ ईटा, ऐसा कुछ निकाला है, मैं बस उसी का खेल खेल रहा हूँ, कैसे देखो मैं जानता हूँ थीटा होता है t माइनस टी आई अपॉन में टी नॉट माइनस टी आई, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये क्या आएगा 1 अप
टी नॉट माइनस टी आई तो बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, डी टी बाई डी एक्स और माइनस डी टी आई बाई डी एक्स, वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, टी आई कांस्टेंट है ना, मतलब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, टी नॉट माइनस टी आई मल्टीप्लाई में लिया बस, मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये आ गया ना, तो बस इसको इधर लाना है, ये भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से लाऊंगा एरर फंक्शन से, करो उसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, वन का डिफरेंशिएशन, इसका डी थीटा बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एरर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है वो आपको, एरर फंक्शन की वैल्यू लिख लो, एरर फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटे, ये रिलेशन याद रख लेना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, डी थीटा बाई डी एक्स, इसके मल्टीप्लाई में ले आओ, टी नॉट माइनस टी आई इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। एरर फंक्शन क्या होता है, 2/√पाई, जीरो से ईटा, हमने जो पढ़ा है अब तक, माइनस ईटा स्क्वेयर डी ईटा, है ना। अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकता हूँ, ये तो ईटा का फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, डी ईटा से मल्टीप्लाई डी ईटा से डिवाइड, क्या कर रहा हूँ, डी ईटा से मल्टीप्लाई डी ईटा से डिवाइड, ठीक है। इसको और इसको इन दोनों की जगह बदल देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाता हूँ, 2/√पाई, बाहर आ गया, डी अपॉन माइनस आ गया, डी अपॉन डी ईटा, और x को इसके पास ले गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, जीरो से ईटा e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर डी ईटा, और ये क्या आ गया, डी ईटा अपॉन डी एक्स, डी ईटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी ईटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1/√4 अल्फा टाउ, पढ़ाया भी पीछे ही करके दिखाया था, यहाँ लिख रखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, करके देख लो यार, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो यही तो बचेगा 1/√4 अल्फा टाउ, वो यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है। और इसका क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं, तो ये डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन को काट देगा, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये काट दूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, और किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, आइए बताता हूँ को, मुझे थोड़ा सा अंदाजा नहीं हो रहा किस किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, मैं बस आपको बता देता हूँ, इसके लिए याद रख लो, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/√4 अल्फा टाउ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 1/√4 अल्फा टाउ, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लो अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे को cos x मिलता है, और मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे sin x मिल जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट है ना। अगर मैं अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिख दूं, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिख दूं, तो यहाँ cos, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, सिर्फ cos x बचा, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या है, ये भी cos x आएगा, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये चीज कट जाएगी, सिर्फ वैल्यू बचेगी, ये चीज कट गई और ये भी कट गया, सिर्फ ये बचेगा, यानी डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, -2 इसके साथ ले जाओ 4 अल्फा टाउ के साथ, 4 अल्फा टाउ पाई, ये टाउ है पाई है, e की पावर ये भी हट जाएगा, e की पावर माइनस ईटा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बस मैं क्या करूंगा, x को 0 पुट करना है ना मुझे डी थीटा बाई डी टी बाई डी एक्स कब चाहिए, x इक्वल्स टू 0 पर, तो मैं डी थीटा बाई डी एक्स भी कब निकालूंगा, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 डाल दो, x इक्वल टू 0 डालने पर क्या होगा, ईटा क्या होता है, ईटा होता है x/√4 अल्फा टाउ, x को 0 डालूंगा यहाँ तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही आएगा, ईटा की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ 0 डाल दो, e की पावर 0 1 आ जाएगा, e की पावर 0 -0 या 0 1 आ जाएगा, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या आ गया, एट x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर क्या आ गया, -2/√4, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, k अपॉन रो सी, पाई इंटू टाउ, रो सी ऊपर चला जाएगा रूट में, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट रो सी,
और ये 4 जब रूट से बाहर आएगा तो 2 में बदल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या आ गया, डी थीटा बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 क्या आ गया, रूट रो सी अपॉन रूट के टाउ इंटू पाई। बस अब ये वैल्यू यहाँ डालनी है, टी नोट माइनस टी से मल्टीप्लाई करके डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, इसकी वैल्यू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी थीटा बाई डी एक्स से, बस वो यहाँ डाल देता हूँ, ये डाल दो, यहाँ डालो, तो टी नोट माइनस बस टी आई से मल्टीप्लाई करनी है डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए, तो क्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आ गया बेटे, माइनस के, ये क्या आ गया, रो सी रूट में अपॉन में के टाउ पाई और टी नोट माइनस टी आई, और यहाँ भी डेल्टा टी क्या आएगा, डेल्टा टी क्या आएगा, टी नोट माइनस टी आई। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। बस अब इसको इन दोनों कंपेयर कर लो, हमें h और k की वैल्यू चाहिए ना, h की वैल्यू k की टर्म में चाहिए, बस इस k को जब रूट के अंदर ले जाओगे तो k स्क्वायर हो जाएगा और एक k से एक k कैंसिल, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, देखो h किसके इक्वल आ गया, माइनस पहले से था आगे, इसकी वैल्यू माइनस थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k अपॉन में रो सी, k अपॉन में रो सी टाउ इनटू पाई, ये h और k में रिलेशन आ गया एक सेमी इनफाइनाइट सॉलिड फ्लूइड के लिए। ठीक है, k अपॉन में रो सी पाई अपॉन टाउ, यहाँ तक पूरा का पूरा मैंने आपको इनफाइनाइट प्लेट पढ़ा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, और अगर आपको लगता है कि यार आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा देखो, बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं, इसमें बाउंड्री कंडीशन का खेल है और सिमिलरिटी मैटर का खेल है कि ईटा कैसे चेंज हो रहा है एक्स और टाउ में, वो जिसको आगे वो कर सकता है। ठीक है, तो मैंने अपना बेस्ट किया है, मैं चाहता हूँ आप भी अपना बेस्ट करो, इसको अच्छे से समझो, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। किसी भी टॉपिक वीडियो बनानी तो कमेंट करके बताओ, मिलते हैं वीडियो।